इमेजिन कीजिए कि एक बहुत ही बिजी, हर वक्त चिड़चिड़ा रहने वाला और एकदम स्ट्रेस से भरा हुआ इंसान एक डॉक्टर के पास जाता है। उसे लगता है कि डॉक्टर उसे कोई महंगी सी दवाई देगा या कोई खास सिरप या एंटी एंजाइटी गोलियां लिखेगा बिल्कुल। ताकि उसका स्ट्रेस तुरंत कम हो सके। लेकिन डॉक्टर उसे एक पर्चा पकड़ाता है जिस पर कोई दवा नहीं लिखी है। उस पर बस एक अजीब सा निर्देश लिखा है। क्या लिखा था उस पर? उस पर लिखा था, हर हफ्ते एक दिन निकालो और पास के कब्रिस्तान में जाकर बैठो। अरे बाप रे, ये सुनकर तो किसी को भी लगेगा कि ये किसी डरावनी फिल्म का सीन है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक रियलिटी चेक है। और सच बताऊं तो ये आज की हमारी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक होने वाला है। बिल्कुल, मुझे भी इसका इंतजार रहेगा। तो इसी उत्सुकता के साथ आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही कमाल का है। हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो नॉर्मन विंसेंट पील की बहुत ही मशहूर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का एक विस्तृत समरी ट्रांसक्रिप्ट है। ये किताब बहुत ही क्लासिक मानी जाती है। सही कहा। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या सच में इंसान की सोच उसकी किस्मत तय कर सकती है? मतलब क्या सिर्फ सोचने से कुछ होता है? और सबसे जरूरी बात, सकारात्मकता को सिर्फ एक खोखले मोटिवेशनल विचार से निकालकर एक ठोस आदत में कैसे बदला जा सकता है? हाँ, क्योंकि सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा बोलने से तो काम नहीं चलता ना। एग्जैक्टली। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या करना है, बल्कि ये समझेंगे कि ये तरीके असल में काम क्यों करते हैं। देखो, स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बात बहुत साफ हो जाती है। ये किताब पॉजिटिव सोच को कोई जादू की छड़ी नहीं मानती है। मतलब कोई चमत्कार नहीं है? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अचानक से कुछ अच्छा सोचा और आसमान से सफलता टपकने लगी। ये पूरी तरह से एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है, यानी अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने का तरीका। दिमाग को रीप्रोग्राम करना, ये सुनने में तो बहुत साइंटिफिक लगता है भी। जब दुनिया में कोई व्यक्ति अपने दिमाग को ये विश्वास दिलाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ खुद को दिलासा नहीं दे रहा होता है, वो असल में अपने न्यूरोलॉजिकल पाथवे को बदल रहा होता है। अच्छा, तो उसका असर क्या होता है? इससे उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है और उसका फोकस पूरी तरह से बदल जाता है। ये एक बायोलॉजिकल बदलाव भी है। वाह! तो चलिए इस पूरे विषय की परतों को खोलते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत में एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है। ये सीधे हमारे बचपन और हमारे सेल्फ बिलीफ यानी खुद पर विश्वास से जुड़ा है। बचपन के अनुभव तो हमेशा बहुत गहरे होते हैं। हाँ यार, हम सब ने देखा है कि कैसे बचपन में बच्चों की तुलना उनके बड़े भाई बहनों या पड़ोसियों से की जाती है। कहा जाता है ना कि देखो शर्मा जी के बेटे के कितने अच्छे नंबर आए, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ओहो, ये लाइन तो हर किसी ने सुनी होगी। वही तो। ये सुनने में सिर्फ पढ़ाई के लिए दी गई एक मामूली सी डांट लगती है, लेकिन असल में ये इंसान के अंदर एक गहरी हीन भावना, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर देती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये तुलना एक अदृश्य बेड़ी की तरह काम करती है। अदृश्य बेड़ी कैसे? मतलब जब किसी बच्चे को लगातार ये फीडबैक मिलता है कि वो किसी और से कमतर है, तो उसका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड इसे एक परम सत्य मान लेता है। वो मान लेता है कि मैं सच में बेकार हूं। एग्जैक्टली। उसकी खुद की पहचान इसी तुलना के बोझ तले दब जाती है और फिर वो बड़ा होकर भी अपनी पूरी जिंदगी में हर जगह खुद को दूसरों से कम ही आंकता है। इस स्थिति को मैं एक करप्टेड जीपीएस सिस्टम की तरह देखता हूँ। करप्टेड जीपीएस, ये एनालॉजी अच्छी लग रही है, समझाइए जरा। देखो, अगर किसी गाड़ी का जीपीएस खराब हो चुका है और उसमें कोई गलत डेस्टिनेशन सेट हो गई है, तो इंसान चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी ले आए या कितनी भी जोर से एक्सीलेटर दबा ले, वो उसी गलत जगह पर पहुंचेगा। बिल्कुल। वो जीपीएस उसे घुमा फिराकर वापस उसी पुरानी और गलत जगह पर ही ले आएगा। हमारा जो नकारात्मक सेल्फ टॉक है ना, वो एकदम इसी तरह काम करता है। ये जीपीएस वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। स्रोत सामग्री भी इसी बात पर बहुत जोर देती है कि नकारात्मक आंतरिक आवाज, जो हमारे अंदर की आवाज है, वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम दिन भर खुद से जो बातें करते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं होगा या मैं इसके काबिल नहीं हूँ। हाँ, और ये बातें हमारे दिमाग के इस जीपीएस को लगातार उसी हीन भावना की तरफ रीरूट करती रहती हैं। इसीलिए हर सुबह खुद को अपनी काबिलियत की याद दिलाना बहुत जरूरी है। तो ये कोई झूठी तारीफ नहीं है खुद की? नहीं, ये कोई अंधी आत्म प्रशंसा नहीं है, बल्कि ये अपने दिमाग के जीपीएस में सही लोकेशन फीड करने का एक पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीका है। ये बात तो बहुत लॉजिकल है, लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। क्या बात?
अगर हम बचपन और पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो क्या स्कूल के अच्छे मार्क्स सच में आगे की पूरी जिंदगी तय कर देते हैं? क्योंकि हमारे समाज का ढांचा तो यही कहता है कि जिसकी ग्रेड्स अच्छे हैं वही जिंदगी की रेस जीतेगा। ये एक बहुत ही आम सोच है ना? और अगर किसी के ग्रेड्स खराब हैं तो उसका सेल्फ बिलीफ तो वैसे ही टूट जाएगा। उसे लगेगा कि उसका जीपीएस तो हमेशा के लिए खराब हो गया। देखो, ये समाज का एक बहुत बड़ा भ्रम है। स्रोत सामग्री इस धारणा को बहुत ही तगड़े तर्क के साथ तोड़ती है। इसमें रियल लाइफ ग्रेड्स का एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट समझाया गया है। रियल लाइफ ग्रेड्स? ये स्कूल वाले ग्रेड से अलग हैं क्या? बिल्कुल अलग हैं। स्कूल के ग्रेड्स मुख्य रूप से सिर्फ किसी व्यक्ति की याददाश्त चेक करते हैं, मतलब दी गई जानकारी को ज्यों का त्यों उगल देने की क्षमता को मापते हैं। वे आपकी सफलता की गारंटी बिल्कुल नहीं है। ये तो सच है। बहुत से टॉपर आगे चलकर स्ट्रगल करते हैं। हाँ, क्योंकि असली दुनिया में रियल लाइफ ग्रेड्स का पैमाना एकदम अलग होता है। तो फिर ये रियल लाइफ ग्रेड्स असल में हैं क्या? ये है इंसान का दृष्टिकोण, उसका एटीट्यूड, मुश्किलों से टकराने का उसका नजरिया कैसा है, उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है। और सबसे बड़ी बात, खुद पर उसका विश्वास। एग्जैक्टली। दुनिया में ऐसे अनगिनत सफल लोग हैं जो एकेडमिक रूप से, मतलब स्कूल में बहुत पीछे थे, लेकिन उनके रियल लाइफ ग्रेड्स इतने ऊंचे थे कि उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े कर दिए। वाओ! क्योंकि असली दुनिया में आपको रटे हुए जवाब नहीं चाहिए होते। बिल्कुल। असली दुनिया में समस्याओं के नए समाधान खोजने होते हैं और इसके लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी उपकरण है। ये सुनकर यकीनन बहुत से लोगों के दिमाग का एक बड़ा बोझ हल्का होगा। अब जब हमने आत्मविश्वास और दिमाग के जीपीएस की बात कर ही ली है, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या सवाल? कि इस दिमाग के शोर को शांत कैसे किया जाए? क्योंकि अगर दिमाग में लगातार 100 टैब खुले हुए हैं, जैसे ब्राउजर में होते हैं, और हर टैब में कोई ना कोई चिंता या डर चल रहा है, तो कोई इंसान नई ऊर्जा के साथ काम कैसे कर सकता है? बहुत ही सही सवाल है। इसी मानसिक शोर को शांत करने के लिए स्रोत सामग्री में साइलेंस थेरेपी का जिक्र किया गया है। साइलेंस थेरेपी, ये क्या है? ये दिन में सिर्फ 15 मिनट शांत बैठने का अभ्यास है। बिना फोन के, बिना किसी किताब के, बिना किसी से बात किए, बस पूरी तरह से मौन। रुकिए, यहीं पर मुझे स्रोत की बात थोड़ी अजीब लग रही है। ऐसा क्यों? आज के इस दौर में जहां लोगों को क्लिनिकल एंजाइटी होती है, जहां लोगों का तनाव इतने चरम पर है, क्या स्रोत सच में ये दावा कर रहा है कि बिना फोन के 15 मिनट एक शांत कमरे में बैठने भर से सब ठीक हो जाएगा? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब ये सुनने में बहुत ही ओवर सिंपलिस्टिक लगता है, जैसे किसी बड़ी बीमारी का इलाज एक बैंडेड से करने की कोशिश की जा रही हो। ये एक बहुत ही वाजिब शंका है, लेकिन देखिए, स्रोत यहाँ किसी गंभीर क्लिनिकल मनोरोग को ठीक करने का दावा नहीं कर रहा है। वो कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है। तो फिर वो किस चीज की बात कर रहा है? वो यहाँ हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को रेगुलेट करने के मैकेनिज्म की बात कर रहा है। जब इंसान लगातार फोन देखता है, न्यूज़ सुनता है या काम की भागदौड़ में रहता है, तो उसका शरीर लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। फाइट और फ्लाइट मोड मतलब शरीर को लगता है कि कोई हमला होने वाला है? हाँ, और इसी वजह से कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन शरीर में लगातार बढ़ता रहता है। अच्छा, तो दिमाग को हमेशा लगता है कि कोई खतरा आसपास ही है, भले ही आप सिर्फ सोफे पर बैठकर स्क्रॉल कर रहे हो। ठीक कहा। और 15 मिनट की ये साइलेंस थेरेपी असल में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या करता है? ये सिस्टम शरीर को संकेत देता है कि सब सुरक्षित है, अब आराम किया जा सकता है। इसे और बेहतर ढंग से समझाने के लिए स्रोत में नॉर्मन और उनके 2 दोस्तों एंडी और बडी की कहानी दी गई है। ये कहानी क्या है? एक सुबह तीनों नाश्ता कर रहे थे। एंडी की हालत बहुत खराब थी क्योंकि वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। क्या उसे कोई शारीरिक बीमारी थी, दर्द वगैरह? नहीं, कारण पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक था। सोने से ठीक पहले उसने रात की न्यूज़ देखी थी, जिसमें दुनिया भर की तबाही, अपराध और आर्थिक संकट की भारी खबरें थीं। आजकल की न्यूज़ तो वैसे भी डरा ही देती है। बिल्कुल। उन सूचनाओं ने उसके दिमाग का संज्ञानात्मक भार यानी कॉग्निटिव लोड इतना बढ़ा दिया कि उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स ही नहीं हो पाया। और बडी का क्या हुआ? बडी इसके ठीक विपरीत था। वो एक बच्चे की तरह गहरी नींद सोया था, क्योंकि बडी ने सोने से पहले प्रार्थना और मौन की अपनी पारिवारिक आदत को अपनाया था। तो उसने खुद को शोर से दूर रखा। हाँ, उसने दिन भर के शोर को दिमाग से बाहर निकाला और शांति का अनुभव किया।
इससे ये साफ होता है कि रात की अच्छी नींद इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपका गद्दा कितना महंगा है, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि नींद से पहले आपके दिमाग में चल रहे विचार कितने शांत हैं। और इसी मानसिक शोर से एक और बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है, ऊर्जा का संकट। ऊर्जा का संकट, ये कैसे? हाँ, अक्सर हमने देखा है कि कोई इंसान दिन भर अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठा रहता है। उसने कोई भारी वजन नहीं उठाया, कोई शारीरिक मेहनत नहीं की, फिर भी शाम तक वो इतना थका हुआ महसूस करता है जैसे उसने कोई पहाड़ तोड़ा हो। हाँ, ये तो आजकल हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की कहानी है। वही ना, अगर शरीर से कोई मेहनत नहीं हुई तो ये थकान आखिर कहाँ से आती है? यह एक बहुत ही आम घटना है और इसका कारण यह है कि ये थकान शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से मानसिक और भावनात्मक होती है। मतलब दिमाग की थकान शरीर पर असर डाल रही है। बिल्कुल। स्रोत में एक सैम नाम के बिजनेसमैन की कहानी इस तंत्र को बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है। सैम को इंसोम्निया हो गया था, यानी नींद ना आने की बीमारी, और वो हर वक्त थका रहता था। दवाइयों से कुछ फायदा नहीं हुआ उसे? कोई भी दवाई उस पर असर नहीं कर रही थी। तो सैम की असली समस्या थी क्या? सैम की निजी जिंदगी में एक बहुत बड़ी उलझन थी। वह एक ऐसे रिश्ते में था जिसे वो खुद सही नहीं मानता था। अच्छा, तो एक नैतिक उलझन थी। हाँ, और इस वजह से उसके अंदर एक गहरा अपराध बोध यानी गिल्ट पैदा हो गया था। गिल्ट और डर का कॉम्बो? एकदम सही। ये दो भावनाएं उसके दिमाग को हर पल अंदर ही अंदर खा रही थीं। मुझे इस कहानी का वो हिस्सा बहुत गहरा लगा जब नॉर्मन ने सैम से एक बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, तुम्हें नींद भला कैसे आएगी जब तुम्हारे बिस्तर पर 2 और मेहमान तुम्हारे साथ सोते हैं? डर और गिल्ट। ये वाक्य बहुत ही शक्तिशाली है। ये इस पूरी स्थिति का सबसे सटीक विश्लेषण है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो मानसिक श्रम में भी शरीर का ग्लूकोज और असली ऊर्जा खर्च होती है। सच में? सोचने में भी ग्लूकोज खर्च होता है? बिल्कुल। जब दिमाग किसी गहरे डर या अपराध बोध से लड़ रहा होता है तो वो बिल्कुल उस बैकग्राउंड ऐप की तरह काम करता है जो फोन की स्क्रीन बंद होने के बावजूद लगातार डेटा प्रोसेस करता रहता है और बैटरी को तेजी से खत्म कर देता है। एकदम सही। सैम का दिमाग 24 घंटे इसी तनाव को प्रोसेस कर रहा था। ये बैकग्राउंड ऐप वाली एनालॉजी एकदम स्पष्ट कर देती है कि बिना कुछ किए इंसान थका हुआ क्यों लगता है। तो सैम ने अपने दिमाग की इस बैकग्राउंड ऐप को बंद कैसे किया? सैम ने समस्या की जड़ पर वार किया। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, उस गलत रिश्ते को खत्म किया और अपने मन के बोझ को साफ किया। फिर क्या हुआ? जैसे ही वो मानसिक तनाव दूर हुआ, उसके दिमाग ने बेवजह ऊर्जा को सोखना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बिना किसी मेडिकल इलाज के उसकी शारीरिक ऊर्जा वापस आ गई और नींद की समस्या भी खत्म हो गई। यानी अगर दिमाग का कचरा साफ हो जाए तो शरीर खुद ब खुद अपनी ताकत वापस पा लेता है। ये बहुत ही कमाल की बात है ना? तो अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले चलते हैं। जब मन शांत हो जाए और ऊर्जा वापस आ जाए तो उसे किसी दिशा में लगाना होता है। सही बात है, फोकस चाहिए। स्रोत सामग्री के 4थे अध्याय में सफलता हासिल करने के लिए प्रार्थना यानी प्रेयर को एक टूल बताया गया है। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत कड़ा सवाल है। पूछिए, क्या सवाल है? आज की जो कॉर्पोरेट दुनिया है वो बहुत ही कट थ्रोट और प्रतिस्पर्धी है। यहाँ केवल डेटा, लॉजिक, स्प्रेडशीट और प्रॉफिट मार्जिन का राज है। सब कुछ नंबर्स पर चलता है। बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में प्रार्थना जैसे एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट को सफलता का प्रैक्टिकल तरीका कैसे माना जा सकता है? ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे आप कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि कोई धार्मिक प्रवचन दे रहे हो। मैं समझ सकती हूँ कि ये शंका बहुत से लोगों को होती है क्योंकि वे प्रार्थना को सिर्फ हाथ जोड़कर कुछ मांगने तक सीमित मानते हैं। तो स्रोत इसमें क्या अलग बताता है? स्रोत सामग्री में बिल नाम के व्यक्ति की कहानी इस धारणा को पूरी तरह बदल देती है। बिल ने एक बहुत छोटे से संघर्षरत बिजनेस को एक विशाल कंपनी में बदल दिया था। सिर्फ प्रार्थना करके? नहीं, उनकी सफलता का राज केवल कड़ी मेहनत नहीं था और ना ही सिर्फ प्रार्थना, बल्कि उनका एक बहुत ही व्यवस्थित 3 कदम का फॉर्मूला था। इसे प्रेयराइज्ड फॉर्मूला कहा गया है। प्रेयराइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज, यही ना? बिल्कुल। आइए इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। पहला कदम है प्रेयराइज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें और चमत्कार का इंतजार करें। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका अर्थ है अपनी समस्याओं को, अपने तनाव को एक उच्च शक्ति पर छोड़ देना। मनोवैज्ञानिक रूप से ये इंसान के दिमाग से सब कुछ मुझे ही कंट्रोल करना है वाले भयानक दबाव को हटा देता है। ओहो, मतलब जो माइक्रो मैनेजमेंट वाला स्ट्रेस होता है
वो खत्म हो जाता है। हाँ, इससे पैनिक खत्म होता है और इंसान ठंडे दिमाग से सोच पाता है। और इसका दूसरा कदम मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, पिक्चराइज, यानी जो हासिल करना है उसकी एक बहुत ही स्पष्ट मानसिक छवि बनाना। लेकिन क्या सिर्फ सोचने भर से चीजें सच हो जाती हैं? इसके पीछे का साइंटिफिक तंत्र क्या है? इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS के जरिए समझा जा सकता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये दिमाग में क्या करता है? देखिए, हमारे आसपास हर सेकंड लाखों सूचनाएं होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें फिल्टर कर देता है, वरना हम पागल हो जाएंगे। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनाता है, तो वो असल में अपने दिमाग के इस फिल्टर को निर्देश दे रहा होता है। कैसा निर्देश? वो दिमाग से कहता है कि अब से इस लक्ष्य से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पर ध्यान देना है। ये वैसा ही है जैसे आप कोई खास मॉडल की कार खरीदने का फैसला करते हैं। हाँ, और अचानक आपको सड़क पर हर जगह वही कार दिखने लगती है। बिल्कुल, कारें पहले भी वहीं थीं, बस आपके दिमाग ने उन्हें देखना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण है। इसका मतलब है कि पिक्चराइज करने से हम उन मौकों और अवसरों को देखने लगते हैं जिन्हें हमारा दिमाग पहले इग्नोर कर रहा था। एकदम सही। और यहीं से तीसरा कदम आता है, एक्चुअलाइज यानी साकार करना। ये कैसे काम करता है? जब इंसान का अवचेतन मन उस मानसिक छवि को ग्रहण कर लेता है और नए मौकों को पहचानने लगता है, तो इंसान के फैसले, उसका व्यवहार और उसकी मेहनत अपने आप उस दिशा में अलाइन हो जाती है। मतलब वो खुद ब खुद सही एक्शन लेने लगता है? हाँ, और अंततः वो मानसिक छवि वास्तविकता में बदल जाती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि फोकस को धारदार बनाने का एक कॉग्निटिव तरीका है। या स्पष्टीकरण प्रार्थना और विजुअलाइजेशन को रहस्यमयी दुनिया से निकालकर सीधे मनोविज्ञान के विज्ञान से जोड़ देता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से लॉजिकल है। लेकिन सफलता हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं है। चर्चा को अब आधुनिक जीवन की उस समस्या पर लाते हैं जो सबसे ज्यादा खोखली हो चुकी है, और वो है खुशी, यानी हैप्पीनेस। आज के समय में खुशी ढूंढना सच में मुश्किल हो गया है। सही बात है। आज लोगों ने खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ लिया है। सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले, पड़ोसी से बड़ी गाड़ी कैसे ली जाए, ऐसा लगता है जैसे हम खुशी को किसी सुपरमार्केट से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज इंसान बाहर से जितना संपन्न दिखता है, अंदर से उतना ही खाली है। स्रोत सामग्री में H.C. मैटर्न और उनकी पत्नी मैरी का उदाहरण इस बाहरी भागदौड़ पर एक करारा प्रहार है। ऐसा क्या किया उन्होंने? वे हमेशा अपने साथ एक सीक्रेट कार्ड रखते थे, जो उनके तनाव मुक्त जीवन का रहस्य था। उस कार्ड पर क्या लिखा था? क्या वो कोई रहस्यमयी मंत्र था? वो मंत्र बहुत ही सरल था, लेकिन आज की जीवन शैली के एकदम विपरीत। उस पे लिखा था, नफरत और चिंता को छोड़ो, सादगी से जियो और अपने बारे में कम तथा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचो। अपने बारे में कम सोचना आज की सेल्फी जनरेशन के लिए तो ये बहुत मुश्किल है। वही तो, जब इंसान हमेशा सिर्फ अपने अहंकार और अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचता है, तो उसका दिमाग हमेशा रक्षात्मक मोड यानी डिफेंसिव मोड में रहता है। हर वक्त खुद को साबित करने की होड़ लगी रहती है। और दूसरों के बारे में सोचने से क्या होता है? इससे ये मनोवैज्ञानिक दबाव एकदम कम हो जाता है। आप रिलैक्स फील करते हैं। इसके अलावा स्रोत में गुस्से और तनाव को तुरंत कम करने के लिए एक 3 मिनट की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी बताई गई है। इसमें कहा गया है कि बस शांति से बैठें और अपने दिमाग में एक बेहद शांत झील की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन। लेकिन सिर्फ पानी के बारे में सोचने से गुस्सा कैसे कम हो सकता है? क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता में बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अच्छा, दिमाग को नहीं पता कि हम सिर्फ सोच रहे हैं? जी हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी शांत और स्थिर पानी की कल्पना करता है, तो उसके दिमाग की वेव फ्रीक्वेंसी धीमी होने लगती है। ये विजुअलाइजेशन तुरंत आपके हार्ट रेट को कम करता है और कॉर्टिसोल के स्तर को गिरा देता है। बिल्कुल, जिससे गुस्सा अपने आप शांत होने लगता है। शरीर को लगता है कि हम सच में किसी शांत जगह पर हैं। ये बहुत ही प्रभावी तरीका लगता है। और अब हम वापस चलते हैं उसी डरावने लेकिन दिलचस्प नुस्खे पे, जिसका जिक्र हमने इस चर्चा की शुरुआत में किया था। हाँ, डॉक्टर द्वारा दिया गया कब्रिस्तान जाने का प्रिस्क्रिप्शन। वही गुस्सैल बिजनेसमैन। वो आदमी अपने काम को लेके इतना जुनूनी और तनाव से भरा था कि उसे लगता था कि पूरी कंपनी, बल्कि शायद पूरी दुनिया उसी के दम पर चल रही है। हाँ, उसे लगता था कि अगर वो एक दिन काम ना करे तो सब कुछ ढह जाएगा। इस बेतहाशा अहंकार ने उसके ब्लड प्रेशर और मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया था। और तब डॉक्टर ने उसे दवा देने के बजाय हफ्ते में एक दिन कब्रिस्तान जाने को कहा।
ये एक ऐसा रियलिटी चेक है जो किसी के भी अहंकार को चकनाचूर कर सकता है। डॉक्टर का तर्क बहुत ही निर्मम लेकिन सच्चा था ना। बहुत ही ज्यादा। डॉक्टर ने उससे कहा, वहां जाकर उन लोगों की कब्रों को देखो जिन्हें लगता था कि उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती, जो दिन रात इसी भ्रम में भागते रहे कि वे इंडिस्पेंसिबल हैं। यानी उनके बिना काम नहीं हो सकता। हाँ, डॉक्टर ने कहा, आज उनके बिना भी दुनिया बिल्कुल सही चल रही है। सूरज समय पर उग रहा है और ऑफिस का काम भी हो रहा है। कब्रिस्तान की थेरेपी, इससे बड़ा ईगो किलर शायद ही कोई हो। इस अनुभव ने उस बिजनेसमैन के भीतर की इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया कि उसे हर चीज को कंट्रोल करना है। उसे समझ आ गया कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर किसी काम के पीछे भागना बेवकूफी है। बिल्कुल। और जब उसका अहंकार कम हुआ तो उसका तनाव भी अपने आप खत्म हो गया। इस पूरी गहरी चर्चा ने ये साबित कर दिया है कि हमारी सोच केवल कुछ खोखले शब्द नहीं है, बल्कि ये वे औजार हैं जिनसे हम अपना दिमाग और अंततः अपना जीवन बनाते हैं। सही कहा। अगर हम आज की बातों को संक्षिप्त में समेटे तो सबसे पहले हमें उस करप्टेड जीपीएस को ठीक करना, यानी नकारात्मक सेल्फ टॉक को बंद करके खुद पर विश्वास करना है। इसके साथ ही हमने समझा कि कैसे 15 मिनट की शांति हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकती है और कैसे गिल्ट तथा डर हमारे दिमाग की बैटरी को एक बैकग्राउंड ऐप की तरह खत्म करते हैं। और हमने प्रेयराइज फॉर्मूले से फोकस बढ़ाने का वैज्ञानिक तरीका भी जाना, जहां रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे लिए नए अवसर खोजता है। साथ ही ये भी समझा कि असली खुशी सादगी और अहंकार को कम करने में है, जिसे कब्रिस्तान की थेरेपी ने बहुत ही बखूबी साबित किया। अगर इस पूरी चर्चा का एक निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है कि दुनिया की सारी सफलता, पद और पैसा बिल्कुल बेमानी है यदि इंसान के भीतर मानसिक शांति नहीं है। शांति ही वो एकमात्र नींव है जिस पर एक टिकाऊ और खुशहाल जीवन खड़ा किया जा सकता है। और इसी बात के साथ मैं एक आखिरी विचार सुनने वालों के सामने रखना चाहता हूं। आज हमने देखा कि विचारों में कितनी ताकत होती है और कैसे वे हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि आज हमारी जिंदगी जिस भी स्थिति में है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, क्या वो केवल हमारे पिछले कुछ सालों के विचारों का ही एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आज हम उसी स्क्रिप्ट को जी रहे हैं जो हमने कल सोची थी? और अगर ये सच है, तो आज इस पल आप अपने दिमाग में जो सोच रहे हैं, जो विचार अभी आपके मन में चल रहे हैं, वे आपके आने वाले 5 सालों की दुनिया को कैसा बनाने वाले हैं? क्या आप एक खूबसूरत भविष्य की नींव रख रहे हैं या सिर्फ डरावने विचार बो रहे हैं? ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़